तो लास्ट डे हम लोग कहाँ तक देख लिए थे कि कुछ कॉम्प्लेक्सेस का हम लोग ये कैसे पता लगाते हैं कि मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा है उसका। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है, ये पता लगा लिए थे। और हम लोग देख लिए थे कि पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है, इनर ऑर्बिटल है कि आउटर ऑर्बिटल है, ये सब हम लोग लास्ट डे फिगर आउट कर लिए थे। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हर जो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है डी का, उसके करस्पॉन्डिंग सब कुछ एक ही बार में देख लेते हैं। ठीक है, जैसे अभी बात कर रहा हूं यहां पे, वो किसके लिए कर रहा हूं, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के लिए कर रहा हूं। यहाँ पे जो भी डिस्कशन अभी कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के लिए। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में अपने को पता है कि दो ही टाइप का हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है, या तो D2sp3 या sp3d2। और इसमें जो दो डी ऑर्बिटल अपने को मिलेगा वो इनर 3D का होगा बेसिकली। अगर मैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की बात करूं तो 3D का होगा। और इसमें जो डी ऑर्बिटल होगा, अगर फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का मेटल है तो कहां का होगा ये डी ऑर्बिटल, 4D का होगा। ठीक है, अगर मेरा कॉन्फ़िगरेशन D1 है तो क्या इस बात से फर्क पड़ेगा कि मेरा लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड है? नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि मुझे दो डी ऑर्बिटल चाहिए। मेरा मन तो यही है कि मैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाऊं, मेरा मन ये है कि मैं D2sp3 बनाऊं। उसके लिए मुझे दो डी चाहिए 3D वाला। और यहाँ पे दो डी 3D का मुझे ऐसे ही मिल गया, तो यहाँ पे मुझे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो या वीक फील्ड हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सारे आंसर सेम आएंगे, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो। D1 कॉन्फ़िगरेशन के साथ आंसर सेम आएंगे। आंसर्स क्या आएंगे, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। एक इलेक्ट्रॉन जो अनपेयर्ड है वो तो पैरामैग्नेटिक ही रखेगा। मैग्नेटिक मोमेंट n इंटू n प्लस टू, रूट अंडर n इंटू n प्लस टू √3 आएगा। जो ऑर्बिटल यूज हुआ वो 3D वाला है, तो आप इसको इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं। इस टाइप का ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं। तो आपको ये समझ आता है यहाँ पे कि अगर मेरा कॉन्फ़िगरेशन D1 है तो स्ट्रॉन्ग या वीक से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिमिलरली D2, इसको भी अगर मेरा कॉन्फ़िगरेशन D2 है तो भी इसको भी कोई फर्क नहीं पड़ता है स्ट्रॉन्ग या वीक से, क्योंकि मुझे पेयरिंग करने का कोई ऐसा मन नहीं है, क्योंकि पेयरिंग करने में भी एनर्जी लगता है। और वो पेयरिंग करके भी मुझे क्या चाहिए बेसिकली, ऑक्टाहेड्रल बनाने के लिए दो डी चाहिए, जो दो डी मुझे ऐसे ही मिल रहा है। तो जबरदस्ती का पेयरिंग नहीं करेंगे, क्योंकि दो डी ऐसे ही मिल रहा है। तो यहाँ पे भी D2sp3, यहाँ भी पैरामैग्नेटिक, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो n इंटू n प्लस टू, ये √8 आ जाएगा। यहां भी D आपको 3D का मिला तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और ये भी कैसा है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, पेयरिंग हुआ नहीं। तो अगर आपसे पूछ ले तो आप इसको हाई स्पिन बोल सकते हैं, अगर पेयरिंग कहीं हो जाए तो उसको लो स्पिन बोल सकते हैं। अगर D3 की बात करें, अगर D3 की बात करें तो यहां पे दो डी मुझे अंदर का मिल गया, दो डी मुझे अंदर का मिल गया बिना पेयरिंग के। तो पेयरिंग नहीं करेंगे, क्योंकि पेयरिंग करने में एनर्जी लगने वाला है। अगर बिना पेयरिंग के दो डी मिल गया तो पेयरिंग करने का कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे दो डी ऐसे ही मिल गया, तो ये भी D2sp3 पैरामैग्नेटिक। तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो √15, 3D वाला डी यूज हो रहा है तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ये भी ऑक्टाहेड्रल। यहां भी पेयरिंग हुआ नहीं है
तो हाई स्पिन ही आएगा, मतलब D1 D2 D3, और फिर आप आ जाइए एंड पे D8 D9 D10। इनको स्ट्रॉन्ग वीक से कोई फर्क नहीं पड़ता है। D8 D9 D10 के बारे में सोच के देखो, जैसे आप D8 कॉन्फ़िगरेशन बना लिए, D8 कॉन्फ़िगरेशन ऐसे बन गया, अभी मुझे दो अंदर के डी नहीं मिल रहे हैं। अब ऐसा लगता है कि अगर वीक फील्ड होगा तब तो पेयरिंग कर ही नहीं सकते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग फील्ड में तो पेयरिंग कर सकते हैं ना। लेकिन अगर आप यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड में भी पेयरिंग कर दीजिएगा तो फिर क्या होगा, मुझे चार पेयर मिल गया, एक खाली ऑर्बिटल मिल गया। क्या एक खाली ऑर्बिटल से ऑक्टाहेड्रल में D2sp3 बना पाओगे? नहीं बना पाओगे, दो डी चाहिए, यहाँ तो एक ही मिला। तो फिर ऐसा लगता है कि एक तो कम से कम 3D का ले लेते हैं, एक 4s का ले लेंगे, तीन 4p का ले लेंगे, और एक कहाँ का ले लेंगे, 4D का। तो ऐसा लगता है कि हो जाएगा इससे। तो इससे क्या बनेगा, DsP3D। ध्यान रखना, ऐसा हाइब्रिडाइजेशन नहीं करवाया जा सकता है, क्योंकि जब हाइब्रिडाइजेशन पहली बार पढ़ते हैं तो वहीं पे कैसे डिफाइन करते हैं इसको, कि उन ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग करनी है जिनका एनर्जी लगभग लगभग क्या हो, इक्वल हो। मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ सिमिलर एनर्जी, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल जिनका एनर्जी होता है उनको मिक्स किया जाता है, किसमें, हाइब्रिडाइजेशन में। लेकिन क्या 3D वाला डी और 4D वाला डी, इसका एनर्जी बहुत डिफरेंट होगा, तो इनको मिक्स नहीं कर सकते। तो ध्यान रखना, जब आप इसको मिक्स नहीं कर सकते इस तरह से, यानी ये डी तो अब आप यूज कर ही नहीं सकते, आपको तो ये डी लेना पड़ेगा। आपको या तो दो अंदर का डी लेना पड़ेगा या दो बाहर का डी लेना पड़ेगा। दो बाहर का डी तो हमेशा अवेलेबल है, दो अंदर का डी मिलेगा कि नहीं ये डिपेंड करता है। यहां दो अंदर का डी नहीं मिला, बाहर का लिया, तो फिर इसको खाली करा के क्या फायदा हुआ, इसको खाली करा के क्या फायदा हुआ, कुछ भी नहीं। और खाली करने में, पेयरिंग करने में आपने एनर्जी वेस्ट कर दी, मतलब यहां भी पेयरिंग नहीं होगा, यहां भी चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, दोनों कंडीशन में पेयरिंग नहीं होगा, क्योंकि वीक में तो हो ही नहीं सकता था, और स्ट्रॉन्ग में भी अगर मैं करवा लेता तो मुझे एक ही डी मिलता, जबकि मुझे कितना डी चाहिए, दो डी चाहिए। तो ध्यान रखना, एक ही डी मिल पाता है, इसलिए यहाँ पेयरिंग भी नहीं करेंगे, क्योंकि पेयरिंग करने में एनर्जी लगता है, और एक डी जो मैं खाली करके लाया उसको मैं यूज तो कर नहीं पाया, तो उसको खाली करा के भी क्या फायदा हुआ, वहां पे एनर्जी आपने वेस्ट कर दिया पेयरिंग करने में, और जो डी ऑर्बिटल को आपने वेकेट किया है उसको आप यूज भी नहीं कर पाए। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये वाला डी ऑर्बिटल यूज नहीं हो पाएगा, इसलिए यहाँ पे पेयरिंग नहीं करेंगे, सब ऐसे ही रहेगा जैसे है। तो यहाँ पे भी अगर आप आंसर लिखेंगे D8 कॉन्फ़िगरेशन के लिए, तो आंसर्स sp3d2, पैरामैग्नेटिक, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दो अनपेयर्ड है तो √8, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि यहाँ पे जो डी यूज हुआ वो 4D का हुआ, और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अच्छा, बहुत जगह पे इस तरह के सवाल भी फ्रेम किए रहते हैं, जबरदस्ती के सवाल, कि इसको आउटर ऑर्बिटल नहीं बोलना चाहिए, इसको कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। ऐसा इसलिए बोलते हैं कि D8 जो है इसमें इनर ऑर्बिटल तो पॉसिबल ही नहीं है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में, तो वाई टू स्पेसिफाई आउटर ऑर्बिटल, ऐसा बोल देते हैं। तो देखिए, अगर वैसा किसी के दिमाग में होगा तो वो क्वेश्चन ही फ्रेम नहीं करेगा। तो मेरे हिसाब से तो आउटर और इनर का मतलब बहुत सिंपल है, कि 3D का डी यूज हुआ या 4D का डी यूज हुआ इन केस ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, और अगर 3D का हुआ तो इनर बोल दो, 4D का हुआ तो आउटर बोल दो। ठीक है, चलिए। सिमिलरली D9 D10 भी आप खुद से कर लेंगे। तो मेनली जो यहाँ पे डिस्कस करने वाला है वो कौन सा है, D4 D5 D6 D7, क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग और वीक में अलग चक्कर होगा।
अब जैसे देखिए वीक में तो कुछ कर ही नहीं सकते, वीक में तो पेयरिंग होता ही नहीं है, तो आपने सॉरी तो आपने वीक में जब D4 बनाया तो ऐसे बना दिया। अब यहाँ पे एक ही डी मिल रहा है, एक डी को तो यूज कर नहीं सकते हैं, सो दैट विल बी sp3d2, दोनों डी बाहर से लेना पड़ेगा। पैरामैग्नेटिक तो है ही, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स तो है ही, आउटर ऑर्बिटल क्योंकि डी बाहर वाला शेल का लिया है तो ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। मैग्नेटिक मोमेंट रूट अंडर 4 into 6 दैट इज √24 आ जाएगा। पेयरिंग अगर नहीं होता है इलेक्ट्रॉन का तो इसको हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, और अगर पेयरिंग हो जाता है तो उसको लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो ये आंसर्स आ जाएंगे, लेकिन इसी में अगर आपको D4 में स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड दे दे, D4 में स्ट्रॉन्ग फील्ड, तो यहाँ पे बहुत बार हम गलती कर देते हैं। क्या गलती करते हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन है तो हम उसका 2 पेयर बना देते हैं, ये गलत हो जाएगा। आपको मैंने बार बार समझाया है कि आपको उतना ही पेयरिंग करना है जिससे अगर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है तो आपको 2D अंदर वाले चाहिए, वो 2D अंदर वाले मिल जाए, आपको उतना ही पेयरिंग करना है। तो ध्यान रखिए D4 D4 पहले ऐसा था, तो आप क्या कीजिए कि खाली बस ये एक इलेक्ट्रॉन जो यहां प्रेजेंट है, ये एक इलेक्ट्रॉन जो यहां प्रेजेंट है उसका पेयरिंग करवा दीजिए। खाली इतना कीजिए कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का आप पेयरिंग करवा दीजिए ताकि 2D जो आपको चाहिए वो खाली मिल जाए, बस काम हो गया। आप इसमें क्या लिखेंगे, 2D मिल गया तो D2sp3, ऑक्टाहेड्रल तो ये है ही, पैरामैग्नेटिक ये अभी भी है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अभी भी दिख रहा है, पैरामैग्नेटिक है। डी अंदर वाला यूज हुआ तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो √8 बोर मैग्नेटिक स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, और अगर इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग हुआ है तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। इस तरह से आप आंसर दे सकते हैं। तो D7 में क्या करता है, देखिए अब D7 में अगर अगेन अगर वीक फील्ड लिगेंड आ जाए तब तो कुछ कर ही नहीं सकते। आपके पास अगर वीक फील्ड लिगेंड आ जाए D7 में तो आपको पेयरिंग वगैरह तो कुछ करना अलाउड ही नहीं है, तो काम ही खत्म हो गया। 2D अंदर का नहीं मिल रहा है, दोनों डी बाहर से लेना पड़ेगा। sp3d2 आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है सो पैरामैग्नेटिक, मैग्नेटिक मोमेंट √15 और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हुई नहीं है तो हाई स्पिन। इस तरह से आंसर दे सकते हैं। लेकिन अगर D7 में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ जाए तो थोड़ा सा लफड़ा फंस जाता है। ऐसा लगता है कि D7 में भी अगर मैं पेयरिंग वगैरह करा दूं तो भी एक इलेक्ट्रॉन तो बच जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन बच गया जिसकी वजह से आप इनर ऑर्बिटल को यूज नहीं कर पा रहे हैं एंड यू हैव स्ट्रॉन्ग फील्ड, देन आप उस एक इलेक्ट्रॉन का कर देते हैं ट्रांसफेरेंस। ट्रांसफेरेंस मतलब उसको वहां से निकाल के जो पहला हायर अवेलेबल ऑर्बिटल होगा उसमें ट्रांसफर कर देते हैं, वो अंदर वाले ऑर्बिटल को खाली करके उसको हाइब्रिडाइजेशन में यूज कर लेते हैं। जैसे मेरे कहने का ये मतलब है कि ये 3D है, तो मुझे ये समझ आ रहा है कि 3D में जो ये एक इलेक्ट्रॉन है ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो आप थोड़ी देर के लिए उस एक इलेक्ट्रॉन को वहां से भूल जाइए। अगर वहां से भूल जाइएगा, उसको खाली कर दीजिए ऑर्बिटल को, तो अब आप उसको D2sp3 बनाने में यूज कर सकते हैं। तो अब कौन कौन सा ऑर्बिटल D2sp3 बनाने में यूज आएगा, तो ये खाली हो गया तो ये आ गया 2 3 4 5 6। तो जहां तक यूज आया उसके बाद पहला खाली ऑर्बिटल कौन सा है, ये 4D वाला, तो ये इलेक्ट्रॉन को आप इसमें ट्रांसफर कर देते हैं
और 3D वाले जो ऑर्बिटल है उसको खाली करके उसको आप यूज कर लेते हैं D2sp3 बनाने में। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है और आपके पास लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो उस एक इलेक्ट्रॉन को हायर ऑर्बिटल में ट्रांसफर कर दिया जाता है। बहुत सिंपल है, D2sp3 बन जाएगा। आपसे पूछेगा ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो अभी भी है, तो ये अभी भी क्या है, पैरा मैग्नेटिक। लेकिन आपसे पूछेगा कि वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है, तो आप बोलोगे 4D में। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है, 4D में प्रेजेंट है। इसके अलावा ऑब्वियसली आपसे पूछेगा कि ज्योमेट्री क्या है, ऑक्टाहेड्रल। बाकी सब कुछ तो आपको पता है, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हुई तो है तो इसको लो स्पिन बोलेंगे। और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। D7 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, इसको देख लेते हैं। तो D7 स्ट्रॉन्ग फील्ड में क्या होता है, देख जैसे तेरे पास ये 3D है और ये 3D के अंदर तेरे हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो पेयरिंग हो गया। जब पेयरिंग हुआ तो दिख रहा है कि बाकी तो सब ठीक है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन ने प्रॉब्लम क्रिएट कर रखा है, उसकी वजह से हम अंदर का डी यूज नहीं कर पा रहे। तो क्या करना है, इस इलेक्ट्रॉन को पहले हायर अवेलेबल ऑर्बिटल में ट्रांसफर कर देना है। इसका क्या मतलब, तो 3D है, फिर 4s है, फिर 4p है, फिर 4D है। ये अज्यूम करो कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है यहां प्रेजेंट नहीं है। अगर ऐसा अज्यूम कर दिया तो ये ऑर्बिटल, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये 6 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन के लिए अवेलेबल हो जाएगा एंड द हाइब्रिडाइजेशन विल बिकम D2sp3। पर सवाल ये उठता है कि ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का क्या होगा। तो जो पहला खाली ऑर्बिटल है उसमें एक्चुअली ये ट्रांसफर हो जाता है। द फिनोमेना इज कॉल्ड ट्रांसफेरेंस। होता क्या है, जो पहला खाली ऑर्बिटल है उसमें ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है। द हाइब्रिडाइजेशन बिकम्स D2sp3। दिस इलेक्ट्रॉन गेट्स ट्रांसफर्ड टू द फर्स्ट अवेलेबल ऑर्बिटल। क्योंकि इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तो तूने की है, तो ये क्या हो जाता है, हाई सॉरी लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। जो डी यूज हुआ वो अंदर वाले शेल का हुआ, तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल। इलेक्ट्रॉन तो अनपेयर्ड है तो पैरामैग्नेटिक, एक अनपेयर्ड है तो मैग्नेटिक मोमेंट √3। सबसे पहले ये वाला जो क्वेश्चन है ये एडवांस में आया है अभी, MNCN 63 माइनस आई थिंक 24 या 25 में आया है। आप सोचो एनसीईआरटी का सवाल है, एनसीईआरटी में दिया है ये फॉर्मूला और इसी पे पूछा है सवाल। ये कि कॉम्प्लेक्स जो है ना ये एनसीईआरटी में दिया है। तो इसको तो हमने लास्ट डे भी डिस्कस किया था। यहाँ मैंगनीज पे आ रहा है 3+। जब मैंगनीज पे 3+ आएगा तो वो D4 हो जाएगा, बट D4 में पूरा पेयरिंग नहीं करना है। साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड है, पेयरिंग तो करेंगे लेकिन D4 में इतना ही पेयरिंग करेंगे ताकि 2D मिल जाए। सो दिस इज स्टिल पैरामैग्नेटिक, ये इसमें इंपॉर्टेंट है। पेयरिंग हुई है तो ये लो स्पिन है। डी अंदर वाला मिल रहा है तो इनर ऑर्बिटल है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, D2sp3 है और मैग्नेटिक मोमेंट इसका √8 है। लेकिन वहीं पे अगर मैंगनीज +3 यानी D4 पे आपने कोई वीक फील्ड ले लिया तो ये D4 जो है ये इस तरह का बन जाएगा, पेयरिंग नहीं होगा। ये पैरामैग्नेटिक है, पेयरिंग नहीं हुआ है तो हाई स्पिन है, इनर ऑर्बिटल है, ऑक्टाहेड्रल है। डी अंदर का नहीं मिल रहा तो sp3 D2 है।
√24 है। हम लोग हमेशा कहते हैं कि एडवांस के लिए एनसीईआरटी काफी नहीं है। ये दोनों, ये सारे इनफैक्ट मॉलिक्यूल्स जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं सब एनसीईआरटी के अंदर से लिखे हैं, और यही दोनों आया है एडवांस में एक ही क्वेश्चन के अंदर। दोनों का आई थिंक मैग्नेटिक मोमेंट का सम पूछा था। आप सोचो, एकदम एनसीईआरटी ओरिएंटेड एग्जाम है ये सब। खाली ये क्लोरीन की जगह पे, यहाँ पे क्लोराइड की जगह पे ब्रोमाइड दिया हुआ था एडवांस में जो क्वेश्चन आया है, यही दोनों आया है। तो इतना ज्यादा एनसीईआरटी डिपेंडेंट पेपर होता है कि वो जो मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं वो भी स्ट्रेट एनसीईआरटी से ले रहे हैं। FeCN6 3- यहाँ आयरन पे 3 आ गया। आयरन पे 3 मतलब क्या हो गया, D5। आयरन पे 3 का मतलब हो गया D5। अब D5 तो आपने ऐसे बनाया होगा, लेकिन +3 के साथ यहाँ पे साइनाइड दिया है आपको। साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो साइनाइड क्या करेगा, पेयरिंग कर लेगा। और जब 5 इलेक्ट्रॉन का आप पेयरिंग करेंगे तो कुछ ऐसा मिलेगा आपको। अभी भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो है पैरामैग्नेटिक ही, बट पेयरिंग हुई है तो लो स्पिन, अंदर के 2 D मिल गए तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल D2sp3। एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो √3 बोर मैग्नेटन। और वहीं पे अगर मैं आयरन +3 पे F- ले लू एज लीगेंड, तो वो वीक फील्ड है, वो पेयरिंग नहीं कर सकता है। सो आयरन होता है D6S2 +3 में हो जाएगा D5। D5 में यहाँ 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, कोई भी पेयरिंग नहीं होगी क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड है, तो डेफिनेटली है तो पैरामैग्नेटिक ही। बट यहाँ है हाई स्पिन, अंदर का D नहीं मिलेगा तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स स्टिल ऑक्टाहेड्रल, स्टिल D2sp3 एंड 5 अनपेयर्ड है तो √35 बोर मैग्नेटन। कोबाल्ट +3, कोबाल्ट होता है D7S2, कोबाल्ट +3 विल बी D6। क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होगा, तो D6 इस तरह से आ जाएगा। अगेन इट इज पैरामैग्नेटिक, नो पेयरिंग, सो हाई स्पिन, अंदर का D नहीं मिला तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल, अंदर का D नहीं मिला तो बाहर से D लेगा sp3d2, एंड देयर आर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, √24 बोर मैग्नेटन। ये इंटरेस्टिंग है। ऑक्सलेट वैसे आप अगर स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखिएगा तो वीक फील्ड के डोमेन में रहता है, लेकिन यहां पे ध्यान रखिएगा ऑक्सलेट इलेटिंग लिगेंड है, रिंग फॉर्मिंग एबिलिटी है इसका बाइडेंटेट होने की वजह से। और वो जो डेंटिसिटी का, वो जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऑर्डर लिखा रहता है वो हर लिगेंड को मोनोडेंटेट कंसीडर करके लिखा रहता है। तो यहां पे ध्यान रखिएगा किलेशन की वजह से ये स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह एक्ट कर रहा है ऐसा मान लीजिए, और पेयरिंग कर दे रहा है। यहाँ कोबाल्ट +3 है, तो वापस से होना क्या चाहिए था D6, लेकिन यहाँ पे इसने पेयरिंग कर दिया, D6 में पेयरिंग हो गया। ये ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, सो दिस इज डायामैग्नेटिक। फिर आप इसको लो स्पिन भी कह दीजिएगा, अंदर का D मिला है तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी कह दीजिएगा, ऑक्टाहेड्रल है, और D2sp3 है, और मैग्नेटिक मोमेंट 0 है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से इसको देख लीजिएगा। एक यहां भी दिया है, मैंगनीज +2 है। मैंगनीज +2 क्या होता है, D5। अब D5 में ब्रोमाइड है, बट ध्यान रखिएगा यहाँ पे ब्रोमाइड 4 ही है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, मतलब इसमें पॉसिबिलिटी इज ईदर टेट्राहेड्रल और स्क्वायर लेना। तो वैसे तो ब्रोमाइड वीक फील्ड है, पेयरिंग करेगा ही नहीं, तो ऐसे ही रह जाएगा जो है, पैरामैग्नेटिक है। और क्योंकि यहां आपको अंदर का D नहीं मिला तो आपको यहां पे करना पड़ेगा sp3। sp3 क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग नहीं हुआ है, सो दिस इज हाई स्पिन, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या आ जाएगा, √35 बोर मैग्नेटन आ जाएगा।
सो दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस। फिर कुछ लिमिटेशंस दिए हैं वीबीटी के, उसको भी ध्यान रखिएगा। कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं लिमिटेशंस के ऊपर, जैसे इट डज नॉट एक्सप्लेन द कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कलर एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। इनफैक्ट क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन मैग्नेटिक डेटा का भी नहीं देता है। ये जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है ये पूरा सीएफटी से हमने इसमें निकाल के यूज कर लिया है। टेक्निकली होता क्या है कि आप पहले मैग्नेटिक डेटा निकालते हो और फिर उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो और फिर आंसर्स बताते हो। लेकिन अब उसका आप सोचिए कोई मतलब थियोरेटिकल यूज कुछ नहीं रहेगा। मतलब कैसा है कि आपने ऑलरेडी मैग्नेटिक डेटा आपके पास अवेलेबल है, आपको पता है कि पैरा है कि डाया है और मैग्नेटिक मोमेंट कितना है। अभी हम लोग उल्टा काम कर रहे हैं, हम लोग कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे हम यहां पहुंच रहे हैं। और एक्चुअल तरीका क्या है वीबीटी में कि ये सबसे पहले पता चलेगा आपको और फिर यहां से रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे। तो प्रैक्टिकली सवाल के पर्सपेक्टिव से तो कुछ रह नहीं जाता है इसमें। लेकिन हाँ, आप ये ध्यान रखिए कि आपको हर सवाल जेई के अंदर वीबीटी से ही करना है। सीएफटी से सवाल करने की जरूरत नहीं है, वीबीटी से ही सवाल कीजिएगा। थर्मोडायनामिक या काइनेटिक स्टेबिलिटी को डिस्कस नहीं करता है, does not make exact predictions regarding tetrahedral square planar structure, does not distinguish between weak and strong। weak और strong में distinguish कौन करता है? CFT करता है। वहां पे splitting ज्यादा तो strong, splitting कम तो weak, ये नहीं करता है। ये वाला मैंने गलत लिख दिया था, ये sp3d2 होगा क्योंकि अंदर वाला d अवेलेबल ही नहीं है, तो d आपको बाहर से लेना पड़ेगा। तो आफ्टर वीबीटी आ जाता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। एक्चुअली थ्योरीज बहुत सारे डेवलप हो गए, वीबीटी है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, फिर लिगेंड फील्ड थ्योरी है। तो हमारे सिलेबस में वीबीटी और सीएफटी ही है, तो हम लोग सीएफटी पे ही रोक देंगे। तो नेक्स्ट देखिए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या कंसिडर करता है कि मेटल और लिगेंड का जो बॉन्ड है ये आयनिक है। ये थ्योरी एक्चुअली सॉलिड स्टेट से बोरोड है, ठीक है। सॉलिड स्टेट में पहले इस थ्योरी को यूज किया गया था, फिर उसके बाद यहाँ पे इसको बोरो किया गया। इसीलिए आपको बहुत सारे टॉपिक्स कोऑर्डिनेशन और सॉलिड स्टेट में आइडेंटिकल भी दिखते हैं, जैसे कि स्पाइनल। स्पाइनल जो है वो सॉलिड स्टेट और कोऑर्डिनेशन दोनों में कॉमन टॉपिक भी आपको दिखता है, ठीक है। वैसे हमारे सिलेबस में बहुत ज्यादा है नहीं स्पाइनल, तो हम लोग कवर नहीं करेंगे, बट कॉमन टॉपिक्स आर देयर। सो मेटल लिगेंड बॉन्ड इज आयनिक arising purely from electrostatic interaction। अब इसमें एक चक्कर क्या पड़ जाता है कि जो कॉम्प्लेक्सेस ऐसे हैं जिसमें मेटल न्यूट्रल है, उस कॉम्प्लेक्सेस की यहां बात ही नहीं होती है। यहां पे सिर्फ उन कॉम्प्लेक्सेस की बात होती है जिसमें मेटल कैटायनिक है। लिगेंड कैसा होना चाहिए? तो लिगेंड एनायनिक चलेगा, एनायनिक है तो भी अट्रैक्शन होगा, या अगर लिगेंड न्यूट्रल है तो भी चलेगा, क्योंकि न्यूट्रल में उसको हम लोग क्या मान लेते हैं? पॉइंट डाइपोल मान लेते हैं, और उसके अंदर जो नेगेटिव पोल है उससे मेटल के पॉजिटिव चार्ज का अट्रैक्शन करवा देते हैं। जैसे कि पानी है मान लीजिए, तो पानी तो न्यूट्रल है, लेकिन उसके अंदर ये जो ऑक्सीजन है ये अपने को पता है कि इट इज द नेगेटिव पोल, और ये नेगेटिव पोल से मेटल का हम क्या करवा देंगे? अट्रैक्शन करवा देंगे। लेकिन हाँ, लिगेंड पॉजिटिव नहीं चलेगा, दिस इज नॉट कंसिडर्ड। लिगेंड पॉजिटिव नहीं चलेगा, मेटल न्यूट्रल या मेटल नेगेटिव नहीं चलेगा, ठीक है। तभी जाके इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन होगा और उसी को इसमें हम लोग डिस्कस कर पाते हैं। Ligands are treated as point charges in case of anions। point charges ध्यान रखेंगे, point charges मतलब ये आयनिक इंटरैक्शन पे heavily डिपेंडेंट है, और point dipoles in case of neutral molecules। degeneracy of d orbitals, हम लोग हमेशा से ये देखे हैं कि जो 5 d ऑर्बिटल होते हैं वो इक्वल एनर्जी के होते हैं। 5 डी ऑर्बिटल इक्वल एनर्जी के होते हैं, इनको कहते हैं डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स, ठीक है। और अगर मैं इसको किसी सिमेट्रिकल फील्ड में रखूं तो भी ये डीजेनरेट ही रहेगा।
लेकिन जब मैं इसको लिगेंड के फील्ड में रखता हूं तो लिगेंड जो फील्ड अप्लाई करता है वो असिमेट्रिकल होता है और इसीलिए डीजेनरेसी जो है वो ब्रेक हो जाता है। ये ध्यान रखेंगे। अगर मैं डी ऑर्बिटल को सिमेट्रिकल फील्ड में रखूं तो भी डीजेनरेसी मेंटेन रहेगा, लेकिन क्योंकि लिगेंड के फील्ड में सिमेट्रिकल फील्ड नहीं मिल पाता है, डी ऑर्बिटल को कैसा फील्ड मिल रहा है, असिमेट्रिकल फील्ड मिल रहा है, इसलिए जो डी ऑर्बिटल का डीजेनरेसी है वो ब्रेक हो जाता है। मतलब अब ये पांचों इक्वल एनर्जी के नहीं रहने वाले हैं। अब कैसे ब्रेक होगा? तो ऑक्टाहेड्रल में अलग तरह से होता है, टेट्राहेड्रल में अलग तरह से होता है, स्क्वायर प्लेनर में अलग तरह से होता है। ये डीजेनरेसी हर जगह अलग अलग तरह से लिफ्ट होता है, तो इसको देख लेते हैं। पहले बात कर रहे हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की। तो आप इसमें पहले ये ध्यान रखिए कि जो 5 डी ऑर्बिटल्स हैं वो कौन से हैं? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड। ये जो 3 है ये नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स होते हैं। इनका इलेक्ट्रॉन, इनके अंदर का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो एक्सिस के बीच में प्रेजेंट होता है। जैसे आपको अच्छे से पता होगा कि एक्स और वाई एक्सिस के अगर बीच में है तो इसको क्या बुलाएंगे? डी एक्स वाई बुलाएंगे। सिमिलरली एक्स और जेड के बीच में है तो डी एक्स जेड, और वाई और जेड के बीच में है तो डी वाई जेड बुलाएंगे। वैसे ही डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर भी होता है और डी जेड स्क्वायर भी होता है। ये है एक्सियल सेट। एक्सियल सेट का मतलब क्या है? ये ऑर्बिटल्स कहाँ होंगे? एक्सिस पे होंगे। जैसे अगर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में बताऊं तो ये एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर होता है, तो ये एक्सियल सेट है, ये नॉन एक्सियल सेट है। अब होता क्या है कि डी ऑर्बिटल्स के अंदर भी, ये मेटल के डी ऑर्बिटल्स हैं, उनके अंदर भी इलेक्ट्रॉन होगा। उनके इलेक्ट्रॉन्स जो डी ऑर्बिटल में, मेटल के डी ऑर्बिटल में ऑलरेडी प्रेजेंट है, उनके इलेक्ट्रॉन और जो लिगेंड का इलेक्ट्रॉन है उसमें रिपल्शन होता है। अब होता यह है कि कभी लिगेंड अप्रोच करता है एक्सियली, कभी लिगेंड अप्रोच करता है नॉन एक्सियली। मतलब किसी किसी ज्योमेट्री में लिगेंड का अप्रोच एक्सियल होता है और किसी किसी ज्योमेट्री में लिगेंड का अप्रोच नॉन एक्सियल होता है। अब अगर लिगेंड अप्रोच कर रहा है एक्सियली तो जो एक्सियल ऑर्बिटल है उसके इलेक्ट्रॉन के सामने लिगेंड आ गया तो उसके इलेक्ट्रॉन को लिगेंड ज्यादा रिपेल कर देता है, और मोर रिपल्शन मतलब मोर एनर्जी। सिमिलरली जब लिगेंड नॉन एक्सियली अप्रोच करेगा तो जो नॉन एक्सियल ऑर्बिटल है जो नॉन एक्सियल ऑर्बिटल है उसके इलेक्ट्रॉन को लिगेंड ज्यादा रिपेल कर देगा, और उस केस में वो नॉन एक्सियल ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो अपने को ये देखना होता है कि लिगेंड का अप्रोच कैसे हो रहा है। तो ये सब आप ऑलरेडी जानते हैं। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में लिगेंड का अप्रोच एक्सियल होता है, मतलब वो एक्सिस के ऊपर से आ रहा है। और अगर वो एक्सिस के ऊपर से आ रहा है तो जो एक्सियल सेट है मेरा, उसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे वो ज्यादा रिपल्शन एक्सपीरियंस करेंगे, और ज्यादा रिपल्शन एक्सपीरियंस करने की वजह से जो एक्सियल सेट है उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। तो यहां पे अब एक बार अच्छे से देख लीजिए, ये फ्री मेटल आयन है, अभी तक कोई लिगेंड नहीं आया है। ये एक एजम्पशन है कि अगर मान लीजिए वो डी ऑर्बिटल्स को मैं सिमेट्रिकल फील्ड में डाल दूं, रिपल्शन हो तो रहा है लेकिन हर डी ऑर्बिटल को इक्वल रिपल्शन मिल रहा है। अब अगर मैं ऐसा मान लूं तो एनर्जी सीधा यहां से यहां बढ़ के आ जाएगा। तो ये हो गया एवरेज एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल इन स्फेरिकल फील्ड। ये सिमेट्रिकल फील्ड में देखा हुआ है, लेकिन एक्चुअल फील्ड कैसा होता है? एसिमेट्रिकल। एक्चुअल जो फील्ड है लिगेंड का वो सिमेट्रिकल तो होता नहीं है, वो कैसा होता है? एसिमेट्रिकल। तो उसकी वजह से क्या होता है? स्प्लिटिंग होता है। अब स्प्लिटिंग कैसे होगा? तो मैंने आपको अभी अभी बताया, 2 ऑर्बिटल एक्सियल है और 3 ऑर्बिटल नॉन एक्सियल है। इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल फील्ड लिगेंड का अप्रोच एक्सियल है, तो जो एक्सियल ऑर्बिटल्स है उनके अंदर के इलेक्ट्रॉन को लिगेंड ज्यादा रिपेल करता है, और मोर रिपल्शन की वजह से उनकी एनर्जी क्या हो जाती है? ज्यादा। तो ये एवरेज फील्ड से जो एक्सियल ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी हो जाती है ज्यादा, और जो नॉन एक्सियल है
उनको कम रिपल्शन मिलता है, तो उनकी एनर्जी हो जाती है कम, और दोनों के बीच में जो एनर्जी गैप क्रिएट होता है उसको कहते हैं डेल ओ। ये जो एवरेज फील्ड है उसके एनर्जी लेवल को कहते हैं बैरी सेंटर। अब क्योंकि ये एवरेज है, बैरी सेंटर इज द एवरेज, और यहां से ऊपर गए दो, तो ये डेलो कैसे डिवाइड होगा, तो ऊपर की तरफ होगा 3/5 डेलो, ज्यादा गैप होगा, ऊपर की तरफ ज्यादा गैप होगा और नीचे की तरफ कम गैप होगा। क्यों ऐसा? क्योंकि नीचे 3 जा रहा है, ऊपर 2 जा रहा है, और आपका ये बैरी सेंटर क्या है, एवरेज है। तो ये डेलो कैसे डिवाइड होगा 3/5 और 2/5 में? सोचो ना, 2/5 इंटू 3 तो कितना नीचे आया, 6/5, और 3/5 इंटू 2 तो कितना ऊपर गया, 6/5। तभी तो जाके ये क्या बनेगा, एवरेज बनेगा। तो पूरा गैप डेलो है, ये गैप 3/5 डेलो है, और ये गैप 2/5 डेलो है। और ध्यान ये रखिएगा कि ये जो हमारा एक्सियल सेट है उसको ई कहते हैं, और जो हमारा नॉन एक्सियल सेट है उसको T2 कहते हैं। ये ई और T2 क्या होता है, ये पॉइंट ग्रुप है, ये हमारे काम का नहीं है, सीधा याद रख लीजिए। और इसमें ये जो G होता है, दिस इज फॉर जेरेड। जेरेड किसको कहते हैं? तो अगर हमारे अरेंजमेंट में सेंटर ऑफ सिमेट्री हो तो उसको जेरेड कहते हैं, और अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री ना हो तो अनजेरेड कहते हैं। तो ये जी तब लगाया जाता है जब सेंटर ऑफ सिमेट्री हो, और ऐसा होता है स्क्वायर प्लेनार और ऑक्टाहेड्रल में, तो इनमें ये जी आता है। टेट्राहेड्रल जब हम देखेंगे तो उसमें ये जी नहीं आएगा, क्योंकि उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होता है। तो इस तरह से ऑक्टाहेड्रल फील्ड में स्प्लिट कर सकते हैं। अब हम लोग ये स्प्लिट तो कर लिए, बट हम इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल करने वाले हैं? तो इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल करने वाले हैं वो इस बात पर डिपेंड करता है कि ये जो गैप है इनके बीच में डेलो, वो ज्यादा है, या जब एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ने के बाद मैं उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करूंगा, तो जो पहला इलेक्ट्रॉन है वो रिपेल करेगा आने वाले को, तो उसमें भी एनर्जी लगेगा, उसको कहते हैं पेयरिंग एनर्जी। पेयरिंग एनर्जी का मतलब क्या होता है कि जैसे एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी प्रेजेंट है, और आप इसी ऑर्बिटल में एक और इलेक्ट्रॉन रखना चाहते हो, तो जो पहले का इलेक्ट्रॉन है वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो अब उस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए भी मुझे क्या लगाना पड़ेगा, एनर्जी लगाना पड़ेगा। तो अगर मैं उस एनर्जी की बात करूं जो मुझे उस रिपल्शन को ओवरकम करने में लगेगा, then that will be called pairing energy, that will be called pairing energy। तो pairing energy में भी आपको एनर्जी देना पड़ेगा, और ऊपर भी भेजना है इलेक्ट्रॉन को तो भी एनर्जी देना पड़ेगा, दोनों में देना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, कम एनर्जी वाला काम करना है। आपको क्या करना है, कम एनर्जी वाला काम करना है, जिसमें कम एनर्जी लगे वो कर दो। अब किसमें कम एनर्जी लगेगा वो डिपेंड करता है लीगेंड पे। मेरा लीगेंड कैसा है, इज इट वीक फील्ड और इज इट स्ट्रॉन्ग फील्ड? अगर मेरा लीगेंड वीक फील्ड है तो फिर क्या होगा, ये गैप कम होगा, ये गैप कम होगा तो ऊपर भेजना आसान रहेगा। और अगर मेरा लीगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो हम जानते हैं कि ये गैप ज्यादा होगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड क्या करता है, मोर स्प्लिटिंग। स्ट्रॉन्ग फील्ड क्या करता है, मोर स्प्लिटिंग। वीक फील्ड क्या करता है, लेस स्प्लिटिंग। तो अगर वीक फील्ड हुआ, स्प्लिटिंग कम है, तो उस केस में आपके लिए ऊपर भेजना आसान है। और अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड हुआ और स्प्लिटिंग ज्यादा हो गया तो ऊपर भेजना क्या है, आपके लिए मुश्किल है। फिर उस केस में आप पेयरिंग ही प्रेफर करेंगे। जैसे D4 कॉन्फ़िगरेशन में अगर मैं इलेक्ट्रॉन के फिलिंग की बात करूं तो ध्यान से देख लीजिएगा, पहला, दूसरा और तीसरा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत आता है फोर्थ इलेक्ट्रॉन में, कि मैं फोर्थ इलेक्ट्रॉन को यहां रख दूं कि ऊपर पेयरिंग कर दूं। तो यहां पे देखिए वीक फील्ड है, गैप कम होगा, तो ऊपर रखना ज्यादा आसान होगा, तो फोर्थ यहां रख दीजिए। लेकिन जब आप इसमें बात कीजिएगा तो पहला, दूसरा, तीसरा में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जब चौथे इलेक्ट्रॉन का नंबर आएगा तो यहां पे गैप ज्यादा है। गैप ज्यादा क्यों है, बिकॉज स्ट्रॉन्ग फील्ड है, मुश्किल है, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, पेयरिंग हो जाएगा। इस तरह से फिलिंग कर लेंगे
कोई खास बात नहीं है। D4 to D7 are more stable for strong field as compared to weak field. ये आप CFSC से निकाल सकते हैं। अब खुद सोचिए, यहाँ पे ये तीनों इलेक्ट्रॉन नीचे वाले में आए बट एक ऊपर वाले में चला गया, एनर्जी बढ़ी तो स्टेबिलिटी घटा। जबकि यहाँ पे वो चारों इलेक्ट्रॉन नीचे वाले में आए, अगर चारों इलेक्ट्रॉन नीचे वाले में आए तो फिर तो स्टेबिलिटी ज्यादा हो गई ना, क्योंकि जितना एनर्जेटिकली इलेक्ट्रॉन नीचे होगा उतना स्टेबिलिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। Similarly, crystal field splitting in tetrahedral coordination entity, tetrahedral में लिगेंड का अप्रोच कुछ हद तक एक्सिस के बीच में होता है, एग्जैक्ट बीच में नहीं आता, बिल्कुल ऐसे नहीं होता कि ये बिल्कुल जो 45 डिग्री का एंगल है एकदम वहां से अप्रोच कर रहा है, ऐसा नहीं होता है, लेकिन 36 डिग्री पे आता है फ्रॉम वन एक्सिस एंड 54 डिग्री फ्रॉम अदर एक्सिस। तो रिलेटिवली जो लिगेंड का अप्रोच होता है वो सेंटर ऑफ द एक्सिस, या ऐसा कह सकते हैं कि एक्सिस के बीच में जो लाइन आप प्लॉट करेंगे उसके ज्यादा क्लोज होता है एक्सिस के मुकाबले। ये बात समझिए कि अगर टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटी की बात करें तो इसमें जो लिगेंड का अप्रोच है इट इज मोर टुवर्ड्स द बीच में, है ना, देन टुवर्ड्स द एक्सिस। तो यहां पे जो नॉन एक्सियल सेट है उसको ज्यादा रिपल्शन मिलता है, और इसीलिए ज्यादा एनर्जी में कौन हो जाता है, नॉन एक्सियल सेट वाला हो जाता है। तो इसीलिए जब यहां डिवाइड होता है तो यहां 3 ऊपर और 2 नीचे आता है, क्योंकि इसमें नॉन एक्सियल को आप ऊपर लेके गए हैं और एक्सियल नीचे रह गया है, क्योंकि अप्रोच लिगेंड का वैसा है, अप्रोच जिधर से होगा उसके सामने में जो ऑर्बिटल्स आएंगे उनको ज्यादा रिपल्शन मिलेगा, उससे दूर जो आएंगे उनको कम रिपल्शन मिलेगा। तो इस बार अप्रोच नॉन एक्सियल है, तो जो नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स हैं उनको ज्यादा रिपल्शन मिला है और उनकी एनर्जी बढ़ गई है। तो पूरा गैप जो है वो डेल टी है, क्योंकि इस बार 3 ऊपर गया 2 नीचे, तो नीचे वाला गैप 3/5 डेल टी है, ऊपर वाला गैप 2/5 डेल टी है फ्रॉम दी बैरी सेंटर। अगर बाकी सारा फैक्टर आइडेंटिकल हो तो जो टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग होता है वो ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग का 4/9 ही होता है। एंड क्योंकि इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है इसीलिए इसमें G नहीं दिखता, आपको सिर्फ T2 और E दिखता है। जेरेड का जो G है वो यहाँ पे मेंशन्ड नहीं होता है। अब अगर हम लोग चाहें तो स्क्वायर प्लेनर के लिए नहीं दिया है एनसीईआरटी में, लेकिन याद रख सकते हैं कि क्रिस्टल फील्ड फॉर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कैसे आएगा। तो इसमें सबसे ऊपर आता है dx²y², उसके बाद आता है dxy, उसके बाद आता है dz², उसके बाद आता है dxz, dyz। इस तरह से हम लोग स्प्लिट करते हैं इन स्क्वायर प्लेनर कोऑर्डिनेशन एंटिटी। तो अगर आप चाहें तो स्क्वायर प्लेनर का भी याद रख सकते हैं।